glycerin, urea, acid, lead, sodium phosphate, decreases rate of decomposition of H2O2 and hence act as stabilizer. RT. ठीक है, where ZP is also written as A, which is known as pre-exponential number or Arrhenius constant or rate constant at infinite temperature. टेम्परेचर को अगर इन्फाइनाइट किया हमने तो e to the power -0 और 0 will be equal to 1. Therefore, A will become equal to K. Therefore, A is also known as rate constant at infinite temperature. Is that okay? Next thing, once we know this, one thing should become very much clear, that if my activation energy is going to change, the reaction profile is going to get changed, or vice versa. If reaction profile is getting changed, then activation energy will get changed, right? Also, टेम्परेचर के ऊपर के की डिपेंडेंसी, ये सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं हम लोगों को, कोई इश्यू नहीं है ना। एक्टिवेशन एनर्जी के रिगार्डिंग क्या क्या बता दिया था मैंने, ये बता दिया था, ये बता दिया था, E forward, E backward, advanced theory of collision, ZRT बता दिया था, orientation factor, potential pollution energy, एक मिनट रुको, मुझे लगता है सारे इसमें के सारे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं। इसके रेट कांस्टेंट को फॉर एग्जांपल, और एक और छोटी सी चीज बची है वो पढ़ा करके ये वाला सेगमेंट काइनेटिक्स खत्म हो जाएगा। रेडियो एक्टिविटी वाली चीज थोड़ी सी मैं बताऊंगा, इसी में बता देता हूँ तो वो भी खत्म हो जाएगा। न्यूक्लियर केमिस्ट्री एंड रेडियो एक्टिविटी। हाँ, आज डेट कितना है, 16 है, 16/7। हाँ नहीं आया यार, अच्छे, बहुत अच्छे नहीं आया। शुभम का भी बहुत अच्छा। 16/7 बाय आप, ठीक है। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि looking at the expression of K, I can say that ln K T2 upon
ln k t1, ठीक है, it will be equal to a1 by a2, सॉरी a by a कैंसिल हो जाएगा एंड ln आने की वजह से it will simply become minus ea by rt2 minus of minus 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 ea by rt1, that is equal to ea upon r into 1 by t1 minus 1 by t2. Is that okay? ग्राफ कैसा होगा ln k और t का, ln k and t का ग्राफ कैसा होगा? ln k will be equal to ln a minus ea upon rt, right? So it should be if I'm going to plot a graph between ln k and 1 upon t, it is going to look something like this. Yeah, downward graph. Is that okay? Straight line with slope is equal to minus a by r. Is that okay? I think we have covered all the relevant points of kinetics. अब आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने हैं एंड सी इफ अगर कोई चीज नहीं आ रही है तो फिर देखो एक बार वो बुकलेट में देखो जो काइनेटिक्स वाला है करके। देखो तो एक क्वेश्चन मैं भेज रहा हूँ ग्रुप पे, all of you see it and try to answer it. Question number 33.
हाँ, क्वेश्चन देखा हम लोगों ने। इज दैट ओके? काइनेटिकली स्टेबल प्रोडक्ट का मतलब होता है काइनेटिकली, हर्षित कहाँ चला गया देखो तो एक बार। काइनेटिकली स्टेबल प्रोडक्ट is one which requires lesser activation energy. Is that okay? ये बात समझ में आ रही है? अब चूंकि ये बता रहा हूं तो एक और भी छोटी सी चीज बता ही देता हूँ आगे। I'm again sending one more question. You have to match the following. To match the following. ठीक है? This will be a good practice for us. क्या? हाँ, सी नहीं है, सी नहीं है, सी कट किया हुआ है, उसके नीचे वाला सी है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द ग्राफ एंड देन मैच इट विथ वन ऑफ द पैरामीटर व्हिच predominantly describes the kinetics. ये अगर कम रहेगा इसका मतलब क्या होगा? ये अगर कम है मतलब ये मेरा ज्यादा होगा। इज दैट ओके? तो काइनेटिक्स किसको सपोर्ट कर रहा है? बी को। ठीक है? थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा एच ऑफ बी इज डेल्टा एच ऑफ ए के साथ कैसा रिलेशन है इसका? या फ्री एनर्जी की बात कर लें, डेल्टा जी नहीं है तो फ्री एनर्जी। ठीक है? फ्री एनर्जी दिया हुआ है तो डेल्टा जी ऑफ बी एंड डेल्टा जी ऑफ ए में क्या रिलेशनशिप है? इज लेस देन डेल्टा जी ए। ठीक है? तो थर्मोडायनेमिक्स किसको सपोर्ट कर रहा है? हाँ, क्या बोल रहे हो? कैसे ये को सपोर्ट कर रहा है? जिसका ज्यादा निगेटिव होगा वो ज्यादा फॉर्म होएगा ना। थर्मोडायनेमिक्स भी बी को सपोर्ट कर रहा है तो दोनों किसको सपोर्ट कर रहे हैं? बी की मेजॉरिटी फॉर्मेशन को। तो विच इज द राइट ऑप्शन अमंग देम? Three kinetics and thermodynamic parameter together guides the nature and quantity of the major product. Is that okay? So A के लिए the answer is 3. Okay. अब B के लिए क्या होगा? B में EAB और EAA में क्या रिलेशनशिप है? EAB and EAA. Which one has higher? B has higher. That means kinetics किसको सपोर्ट कर रहा है?
काइनेटिक्स ए को सपोर्ट कर रहा है और डेल्टा जी बी इज लेस देन डेल्टा जी ए। थर्मोडायनेमिक्स किसको सपोर्ट कर रहा है? थर्मो इज सपोर्टिंग बी। नाउ व्हाट विल बी द डोमिनेंट प्रोडक्ट? Kinetic and thermodynamic parameters are opposing each other. Major product will be guided by देखिए ये का डिफरेंस जो है ना ए और बी में, इट इज वेरी डिफरेंट। ठीक है, EA for B is much higher than EA for A. If the difference of activation energy is very high, ठीक है, तो जनरली दो चीजें होती हैं। लोअर टेम्परेचर पर the things are always guided by kinetics. ठीक है, at higher temperatures, कम टाइम फ्रेम में the product will be guided by kinetics, whereas in long run the dynamics will be guided by thermodynamics. Are we getting this point? At higher temperatures, अगर इस तरह का बी के नेचर का ग्राफ हुआ, ठीक है, अगर बी के नेचर का ग्राफ हुआ तो इट इज गोइंग टू बी so at low temperature product is guided by kinetics. At high temperature in short run product is guided by kinetics, whereas in long run it is guided by thermodynamics. Dynamics guided. ठीक है, अब सी पर आते हैं। सी में क्या है? The kinetic and thermodynamic parameters are opposing. Number one, fourth option is right. Further और क्या है? Final product क्या होगा? It will be thermodynamic guided product. ठीक है, nature and quantity of major product is guided by thermodynamic parameter, that is 1. So 4 and 1 and 4 are the right option for C. क्यों यहाँ पर kinetic पैरामीटर प्ले में नहीं आ रहा है? ठीक है, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी ए और बी का नियरली सेम है। ठीक है, बट बी का डेल्टा जी जो है वो काफी कम है, इसलिए प्रीडोमिनेंटली थर्मोडायनेमिक्स गाइडेड प्रोडक्ट रहेगा। इज दैट ओके?
अच्छा, बी में वैसी उसी तरीके से अगर चूज करना होगा तो 4 and 2 विल बी द राइट ऑप्शन. एम आई मेकिंग सेंस? ये बात समझ में आ गई? नहीं सर. नहीं समझा? नहीं सर, ये लास्ट वाला नहीं सर. हाँ, लास्ट वाले में मैंने ये बोला. लास्ट वाला कौन सा? बी का 2 बोला वो या सी का 1? नहीं समझा. सी का. सी का. हाँ, सी का 1 में मैंने ये आर्गुमेंट दिया कि चूंकि एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बी एंड एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए, ठीक है ना, they are not much difference. So kinetics, that is rate constant of the reactions, are not going to be very different. Is that okay? Yes. If rate constants are not different, then formation of product is going to be majorly guided by thermodynamic parameter. जो ज्यादा स्टेबल होगा वो ज्यादा फॉर्म होएगा, कम स्टेबल चीज कम फॉर्म होएगी. Is it okay? Hello. Awesome. नोट कर लिया आप लोगों ने? ओके. नहीं, that is half life के terms में, half life of the reaction. Okay. Next thing is, next and the last thing of this chapter is nuclear chemistry. Actually, nuclear chemistry बोलो या modern physics में बोलो, is the same overlapping thing with modern physics. डिफरेंट इसमें कुछ भी रहता नहीं है ज्यादा. हाउएवर चीजें मैं बता देता हूँ. और रेडियो एक्टिविटी फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या है? अरे यहाँ पर फिजिक्स की बुक नहीं है ऊपर. फिजिक्स की, केमिस्ट्री की है ना, एचएससी वाले निकालो. एचएससी का है, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स है.
यहाँ पर HSC वाली बुक नहीं है। दोनों वही है। ठीक, थोड़ी सी बात हो गई। अच्छा चले, देखो सी न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर हमें बेसिकली रेडियो एक्टिविटी के बारे में पढ़ना होता है और रेडियो एक्टिव डीकेस के बारे में पढ़ना होता है। न्यूक्लियर रेडियो एक्टिविटी क्या होता है? हेलो, यस, रिगार्डिंग राइट। Can we talk about it? I'll give you I'll give you the spontaneous disintegration of nuclei to attain stability। ठीक है, दिस इज नोन एज रेडियो एक्टिविटी। अब रेडियो एक्टिविटी में बेसिकली हमारे साथ होता है क्या है, यू हैव different types of radiation which can be generated from a nuclei and they are going to come out, obviously giving out a lot of energy। Radiations किस किस टाइप के होते हैं? There is one thing is called alpha decay, then you have beta decay, then you have gamma decay, then you have electron capture, then you have electron capture, हाँ वो लोग वो पढ़ा रहे होंगे, पढ़ाए होंगे, तो लोगों ने पढ़ा था। हाँ ठीक है, सो बिग एग्जैक्टली वही है जिसको कि हम लोग अभी पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके, इलेक्ट्रॉन कैप्चर एंड एक और होता है पॉजिट्रॉन इमिशन, पॉजिट्रॉन इमिशन। इसमें से ये तीन जो होते हैं ये नेचुरली मिल रहे होते हैं, या ये चार प्रोसेसेस मेनली ये तीन नेचुरली होते हैं। इलेक्ट्रॉन कैप्चर, पॉजिट्रॉन इमिशन भी होता है बट ये नेचुरल सिस्टम्स में नहीं होते। नेचुरल सिस्टम में पहले तीन ही होते हैं। ठीक है, अब बेसिकली रेडियो एक्टिविटी होता क्यों है? A reason which has been generally explored, it has found that radioactivity helps in
stabilizing of nuclei. Is that okay? Uh, अब इसके लिए हम लोग को थोड़ा सा एक एक्सप्रेशन जानना होगा. There is something called as mass defect. Mass defect. मास डिफेक्ट क्या होता है? मास डिफेक्ट और डेल्टा एम. डेल्टा एम the difference in mass of an atom and mass of all subatomic particles contained in an atom. This is known as mass defect. ठीक है. अब another thing is called binding energy. Binding energy. So binding energy जो होती है, that is the energy equivalence of the energy equivalence of the mass defect of अरे एक सेकंड दो. यहाँ पर सब एटॉमिक पार्टिकल्स तो बोल सकते हैं, कंटेंट इन और न्यूक्लियाई बेसिकली होता है. इन अ न्यूक्लियाई कर दो इसको. The energy equivalence of the mass defect of a nucleus is referred as binding energy. So B is equal delta M into C square.
ठीक है. Also we can say that the binding energy per nucleon is considered as source for short is considered as a source for short strong short-range forces. Strong short-range ओके. ये बात समझी हमें. बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है? मास इज इनविजिबल. अभी विजिबल है. Is it visible now? Binding energy is energy equivalence of mass defect of a nucleus is referred as binding energy. B is equal to delta M into C square. B by number of nucleons is equal to B per nucleon. B per nucleon is considered as source for short range forces inside the nucleus. ठीक है. शॉर्ट रेंज फोर्सेस हमारे न्यूक्लियस के अंदर होता है, ये हमको पता है ना. फोर्सेस इनसाइड हाँ, फोर्सेस चैप्टर के अंदर में थोड़ा सा इसका ग्लिम्स दिया गया. दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस but they are applicable only inside the nucleus or a distance lesser than radius of nucleus. ठीक है ना. Further, binding energy per nucleon. Okay. Binding energy per nucleon जब हम ड्रॉ करते हैं with respect to atomic number, ठीक है, तो we find that पहले तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ता है और फिर बढ़ के एक मैक्सिमम तक जाता है और फिर उसके बाद डिक्रीज होने लगता है. ठीक है. अब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जहां पर सबसे ज्यादा रहेगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल एंटिटी रहेगा. जनरली आयरन 56 जो होता है ना वो बेसिकली स्पीसीज है जहां पर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज्यादा होता है. आयरन. ठीक है ना. अच्छा. सो स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस के लिए वन ऑफ द रीजंस जो है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रीजन इज डेफिनेटली बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन. आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? हाँ सर.
Stability of nucleus is guided by binding energy per nucleon apart from it, this is also guided by एक चीज और होता है n by p रेशियो होता है। अब इन दोनों में भी एक चीज ये समझा गया है कि मतलब एक तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन से हमको पता चलता है कि ये तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन is highest for Fe, hence Fe is final major order of any fusion and fission reactions. Okay. There is another factor that guides the stability of nuclei, and that is called n by p ratio. N by p ratio of a nuclei is another factor that guides n by p ratio of a nuclei is another factor that guides its stability. ऑब्जर्वेशन कैसा है, जैसे यहाँ पर बाइंडिंग पर एनर्जी के लिए जो था ये ग्राफ कुछ इस तरह का जाता है। ये एक बार एनसीईआरटी और एनसीबी से पढ़ लेना ये चैप्टर। ठीक है, this thing happens at iron F BE binding energy per nucleon this is approximately highest for Fe
और ये जो n/p रेशियो होता है ना, इसको जब हम प्लॉट करते हैं तो द ग्राफ हैपेंस टू बी नंबर ऑफ photons and number of न्यूट्रॉन्स। ये हो गया मेरा तो क्या हो रहा है, एन और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक है, ये कुछ इस तरह का ग्राफ होता है। इट इज टिल्टेड अपवर्ड। अब आइडिया क्या होता है, जैसे जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ेंगे, बेसिकली एन और पी के बीच में, मतलब जो पीपी पार्टिकल्स हैं उनके बीच में कोलम्बिक रिपल्सन भी रहेगा और साथ में शॉर्ट रेंज फोर्सेस रहेंगे, अट्रैक्टिव फोर्सेस, न्यूक्लियर फोर्सेस। एन एन के बीच में सिर्फ अट्रैक्टिव शॉर्ट रेंज फोर्सेस रहेंगे और एन पी के बीच में भी अट्रैक्टिव रहेंगे, बट पी पी के बीच में क्या है, दे आर गोइंग टू बी ओनली, सॉरी, पीपी के बीच में अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों तरह के फोर्सेस रहेंगे। तो एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स राइजेस, we will require more number of neutrons in order to stabilize the system. Are we getting this point? ये होता है जोन ऑफ स्टेबिलिटी। हाँ, जोन ऑफ स्टेबिलिटी। क्या क्या? अच्छा, अब होता क्या है कि कोई भी चीज अगर इस जोन ऑफ स्टेबिलिटी के ऊपर या नीचे है तो वो जोन ऑफ स्टेबिलिटी में जाने की कोशिश करेगा, दैट इज एन आइडिया। ठीक है, अब जोन ऑफ स्टेबिलिटी से ज्यादा अगर किसी का n/p रेशियो है, दो पॉसिबिलिटी है, ज्यादा हो सकता है या कम हो सकता है। इज दैट ओके? ग्रेटर देन जोन ऑफ स्टेबिलिटी, और दूसरा क्या है, n/p लेस देन जोन ऑफ स्टेबिलिटी। मेकिंग सेंस? अब दोनों केसेस में हमारे पास दो अलग अलग तरह की चीजें होंगी।
decreases by 2 units. Atomic number, sorry, mass number decreases by 4 units. 4 units. And atomic number decreases by 2 units. N by P ratio में इसका क्या इफेक्ट होगा? That implies N by P ratio. मान लो इनिशियल N by P ratio जो है वो N1 P1 है, बाद में क्या हो जाएगा? सेकेंड केस में N1 minus 4 by P1 minus 4, P1 minus 2. Is that okay? That means N by P ratio is increasing or decreasing? Okay. Suppose मेरा रेशियो जो है इनिशियली 100/80 या 110/80 है, ठीक है? अभी ये डिक्रीज होगा तो क्या होगा? 106/78, राइट? रेशियो बढ़ेगा कि घटेगा? व्हाट इज आवर गेस? या फॉर दैट मैटर 120/80 ले लो, नंबर ही तो देखना है ना. So 116/78. अरे आई एम सॉरी, एक गड़बड़ कर दिया मैंने यहाँ पे. ऊपर में कोई गड़बड़ी नहीं है, यहाँ पर रेशियोज देने में, रेशियो निकालने के लिए देने. इट इज N1 minus 2 and P minus 2. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है which we are comparing with protons. Mass number decreases by 4 unit, atomic number decreases by 2 unit. That is right. यहाँ पर N minus 2 by P minus 2 होगा. हाँ, ये 118/78 होगा, राइट? डिक्रीज कर रहा है N by P रेशियो. ठीक है.
हेलो, हर्षित एंड अथर्व देश पांडे, हाँ सर। क्या मिल रहा है आप लोगों को? सर क्या करना है वो मुझे समझ नहीं आ अरे एन बाई पी रेशियो निकालना है यार। सर किसका? जब एक अल्फा पार्टिकल निकलेगा न्यूक्लियस से, तो नया एन बाई पी रेशियो क्या होगा पुराने वाले के कंपैरिजन में? विल इट इंक्रीज, डिक्रीज और रिमेन सेम? सर इट विल इंक्रीज। नहीं सर, सर डिक्रीज। ठीक है, जो भी है। सो अगर ये डिक्रीज करा रहे हैं एन बाई पी रेशियो को, तो ये किसके लिए स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने में हेल्पफुल होगा? n by p greater than zone of stability or n by p less than zone of stability? अगर अल्फा डीके से n by p रेशियो क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। n by p रेशियो, n by p रेशियो decreases due to alpha decay. Is that okay? Therefore, it will help in increasing the stability of entities which has n by p ratio greater than zone of stability or less than zone of stability. It will help in stabilizing the nuclei which lie above the zone of stability or below the zone of stability. अल्फा डीके की वजह से एन बाई पी कम हो रहा है, तो बेसिकली ये किस तरह के न्यूक्लियाई को स्टेबलाइज करने में हेल्प करेगा? किन किन न्यूक्लियाई से निकलेगा? जो जोन ऑफ स्टेबिलिटी के ऊपर लाई कर रहे हैं या जो जोन ऑफ स्टेबिलिटी के नीचे लाई कर रहे हैं? ग्रेटर देन जोन ऑफ स्टेबिलिटी, सो दैट जब अल्फा पार्टिकल डिके हो तो उनका वैल्यू एन बाई पी नीचे आ जाए एंड दे कैन बिकम स्टेबल। ठीक है ना? अब हम लोग बीटा डीके को समझ लेते हैं थोड़ा सा। बीटा डीके में क्या होता है? दैट इम्प्लाइज अल्फा डीके is found in nuclei lying or having higher n by p ratio than stability zone. Next thing is beta decay. बीटा डीके में क्या होगा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो आएगा कहां से? न्यूट्रॉन विल ब्रेक इनटू प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है? एंड फिर ये इलेक्ट्रॉन ही बीटा रे के फॉर्म में, बीटा डीके के फॉर्म में निकलता है। इज दैट ओके?
बीटा डीके से क्या होगा, मास नंबर रिमेन्स सेम, ठीक है, क्योंकि n प्लस पी का वैल्यू सेम रहेगा। एटॉमिक नंबर increases by 1. Is that okay? तो अब क्या हो गया, ड्यू टू बीटा डीके, ड्यू टू बीटा डीके डीके एक बीटा पार्टिकल निकला, मतलब एक न्यूक्लियन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया, दैट मींस एटॉमिक नंबर एक यूनिट से बढ़ गया। ड्यू टू बीटा डीके n/p रेशियो डिक्रीजेस राइट, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है, तो तुम लोगों ने सही से निकाला था ना n/p रेशियो, पता चला सब गड़बड़ सरबड़ कर दिया। 120 divided by 80 was equal to 1.5 and 118 divided by 78 will be very good। तो बढ़ रहा है, बोल रहे हो कि घट रहा है? हाँ हाँ हाँ, उल्टा लिखवा दिए वो, तो बढ़ रहा है रेशियो। अरे ये करेक्ट कर लो, n/p ratio increases due to alpha decay. Alpha decay is found in nuclei having lower n/p ratio than स्टेबिलिटी जोन। नीचे वाले को ऊपर भेजने में इसको अल्फा डीके करते हैं, और बीटा डीके जो होता है वो रिवर्स प्रोसेस के लिए होता है। ड्यू टू बीटा डीके n/p रेशियो डिक्रीजेस, therefore it is found in nuclei having n/p greater than zone of stability। Is that okay? गामा गामा डीके में क्या होता है, ये सिर्फ एनर्जी रेडिएशन निकलता है, ठीक है। गामा डीके इन दिस क्या, इसका जो ये है ना क्वेश्चन जो रहेगा, उसका बेसिक्स मैंने ऑलरेडी काइनेटिक्स में करा दिया है। वो फर्स्ट ऑर्डर डीके करता है, उसमें फिर सीक्वेंशियल रहता है और पैरेलल रहता है, तो वो दोनों करा दिया मैंने। अब कुछ और बचाने के लिए इसमें बचा नहीं, यही पार्ट है थियरी वाला जो कि बताना है। और इसके पहले और भी कुछ होता है, जैसे न्यूक्लियस का रेडियस पता करना,
तो वो मैं एटॉमिक में आप लोगों को करा चुका हूं, याद है, रदरफोर्ड मॉडल के टाइम पर। ठीक है ना, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, तो उसी से कैलकुलेट करते हैं, तो वो मैंने ऑलरेडी करा दिया है। तो उधर का और इधर का सब मिला करके जो थोड़ी मोड़ी चीजें पढ़नी है, बस वही यही पढ़नी है, और कुछ पढ़ना नहीं है एक्स्ट्रा। तो अब आप लोगों का काम ये रहेगा कि इस चैप्टर को जा करके एक बार एनसीईआरटी से और ये कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स पार्ट 2 का उठा करके एक बार इस चैप्टर को निपटा देना है। बात समझ में आ रही है सारे लोगों को? और उसको पढ़ते टाइम में कुछ ऐसा लगे जो समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर मैं अवेलेबल हूँ, अगले डाउट सेशन में आप लोग हमसे पूछ लेंगे। गामा डीके में क्या होने वाला है? इन दिस ओनली एनर्जी रेडिएशन comes out। ठीक है, नो चेंज इन मास नंबर और एटॉमिक। ये बेसिकली सेकेंडरी डीके होता है। अल्फा या बीटा के निकलने की वजह से अगर कोई थोड़ी बहुत एनर्जी रह जाती है, तो वो बाद में गामा डीके के फॉर्म में निकल जाती है। इलेक्ट्रॉन कैप्चर, इलेक्ट्रॉन कैप्चर से क्या होगा? न्यूक्लियस के अंदर में प्रोटॉन जो है दैट विल, इट इज आल्सो नोन एज के इलेक्ट्रॉन कैप्चर, KLMN में के इलेक्ट्रॉन कैप्चर। So electron plus proton will get converted into N, and that will lead to emission of energy। N by P रेशियो को क्या इफेक्ट होएगा? N by P रेशियो इलेक्ट्रॉन कैप्चर से it will increase। ठीक है, increases, बोलिए ना, बढ़ रहा है। हाँ, तो डबल बढ़ेगा ना N by P रेशियो। ठीक है, 80 से 81 हो गया, और वो मान लो 60 है, तो 60 से 59 हो गया, तो डबल बढ़ा ना। So N by P ratio increases. However, this is artificial one. There is positron, positron emission। positron emission के अंदर जो है ये होता है कि P is converted to N and P plus। ठीक है, प्रोटॉन N और E में कन्वर्ट होता है, E प्लस। ठीक है, E प्लस इज पॉजिट्रॉन। ठीक है, के इलेक्ट्रॉन कैप्चर में जो प्रोसेस हुआ, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हुआ, यहाँ पर भी प्रोटॉन न्यूट्रॉन में ही कन्वर्ट होता है। हाउएवर, मतलब हाउएवर क्या, अब होगा क्या हमारा, अच्छा, इस वाले केस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हुआ, तो मास नंबर क्या हुआ? अनचेंज रहा, मास नंबर अनचेंज। और ये क्या होगा? एटॉमिक नंबर डिक्रीज बाय 1। क्या? ठीक है, पॉजिट्रॉन इमिशन पर क्या होगा? यहां पर भी N by P ratio that is going to increase, ratio increases। ठीक है, and next thing is
mass number unchanged, atomic number decrease by 1. Is that okay? के इलेक्ट्रॉन कैप्चर में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के साथ कंबाइन होकर के न्यूट्रॉन बनाता है, n by p रेशियो इंक्रीज करता है, मास नंबर अनचेंज, एटॉमिक नंबर डिक्रीज बाय 1. पॉजिट्रॉन इमिशन में प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन प्लस में दैट इज पॉजिट्रॉन में कन्वर्ट होता है, n by p रेशियो फिर से हमारा इंक्रीज करता है, मास नंबर अनचेंज, एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय 1. दैट्स द प्रोसेस. ये दोनों आर्टिफिशियल प्रोसेसेस में ये आते हैं. बाकी के 3 जो होते हैं ये नेचुरल रेडियो एक्टिविटी के पार्ट. ठीक है. अच्छा, इसमें एक चीज और आएगा, वो पढ़ लेना तुम लोग सिर्फ. देयर इज गोइंग टू बी समथिंग कॉल्ड एज मैजिक नंबर. मैजिक नंबर इज सर्टेन नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स और सम. ठीक है. ऐसा कॉम्बिनेशन होता है जिसके अंदर में जब वो नंबर अचीव होता है मास नंबर में ना, तो अचानक से हमारा न्यूक्लियाई थोड़ा ज्यादा स्टेबल हो जाता है. ठीक है. तो यू जस्ट वॉक थ्रू इट एंड सी व्हाट इट इज. देयर इज नो लाइक बेसिस टू इट, बट इट हैज बीन जनरली ऑब्जर्व कि ऐसा होता है. अच्छा, एक और चीज रहेगा इसमें नोट कर लेना पढ़ने के टाइम पर. सो एक तो मैजिक नंबर के बारे में नोट कर लोगे. दूसरी चीज जो नोट करोगे, यू विल गेट अ टेबल विच विल डिफाइन और ट्राई टू फाइंड अ टेबल which will give you a data like how many odd number of nucleons, I mean nuclei having odd number of nucleons are stable and how many are having even number of nucleons are stable. So इस तरह का एक टेबल भी होगा, वो भी वो 4th क्राइटेरिया होता है. सो ये 4 चीजें होती है. इसमें से मैजिक नंबर का कोई प्रूफ नहीं है, बट हमारा ये अजम्पशन है कि जैसे एटम्स के अंदर में वी हैड अ एनर्जी लेवल टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट जिसके थ्रू हम स्टेबिलिटी को डिफाइन कर पाए, वैसे ही शायद न्यूक्लियस के अंदर भी रहता होगा जो हमको शायद फ्यूचर में पता चलता. ठीक है. इट माइट बी राइट, माइट बी मे बी रॉन्ग, बट ठीक है, जो है वो है अभी तक का पॉइंट. So these are the things regarding radioactivity. Rest like अब एक्टिविटी वगैरह क्या होता है. सो एक्टिविटी क्या होता है, डिके कांस्टेंट या फिर रेट कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट एट दैट टाइम. दिस इज नोन एज एक्टिविटी. मैंने बताया था एक्टिविटी के बारे में, आई बिलीव मैंने बताया था कि
K into concentration is known as activity. Rate of reaction, rate constant into concentration is known as activity. ठीक है, तो ये वही एक्टिविटी, यहाँ पर रेट डीके कांस्टेंट इसको बोलते हैं या रेट कांस्टेंट बोल लो। ठीक है, ठीक है, फिर इस चैप्टर का ऑलमोस्ट आई मीन पूरा कंटेंट काइंड ऑफ डिलीवर्ड हो गया। दैट्स द एंड ऑफ काइनेटिक्स। नेक्स्ट लेक्चर में आई विल बी स्टार्टिंग विद सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है क्या?